आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो है विटामिन्स। क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस रहती है हमारे जीवन में, इन्हीं सब बातों पर हम आज बात करेंगे। तो डॉक्टर, जैसे हम बात करेंगे आज विटामिन्स के बारे में, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जीवन में विटामिन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। विटामिन्स जो हैं वो हमारी फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जी। हम छोटे होते एक लेसन पढ़ते होते थे जिसमें आता था कि हेल्दी डाइट क्या होती है। जी। उसमें जैसे हम पढ़ते थे कि उसके 5 पार्ट्स होते हैं एक डाइट के, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स और वाटर उसमें जो आता था। तो इसलिए ये फूड का एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि फूड में इंक्लूड होना चाहिए। जी। हर एज पे इंक्लूड होना चाहिए, चाहे वो बेबी हो, चाहे प्रेग्नेंट मदर हो, चाहे लैक्टेटिंग मदर हो, चाहे ओल्डर जनरेशन हो, चाहे अडल्ट्स हों या हमारे टीनेजर्स हों। सबकी डाइट में ये जो विटामिन्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। तो डॉक्टर, अगर हम बात करें विटामिन ए की, हम बच्चों से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों में क्या इम्पोर्टेंस रहती है विटामिन ए की? विटामिन ए बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। ये बेसिकली अकेले बच्चों में नहीं इम्पॉर्टेंट, प्रेग्नेंट मदर्स में भी ये इम्पॉर्टेंट है। जी। को अगर मदर्स में डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों में भी सम प्रॉब्लम्स जो हैं आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनकी इंट्रायूट्राइन लाइफ में या आफ्टर बर्थ के बाद आ जाती हैं उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी। सो जो बच्चे हैं, बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके जो कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे उनमें रेटिनॉल है, रेटिनल है, रेटिनल एसिड है, प्रोविटामिन ए कैरोटीनाइड है। तो ये सारे जो हैं विटामिन ए के फॉर्म्स हैं। और ये जो हैं नेचुरली अकरिंग होते हैं, प्लांट सोर्सेज से आ सकते हैं और एनिमल सोर्सेज से आते हैं। तो जो प्लांट सोर्सेज से आते हैं, जैसे आपने छोटे होते सुना होगा या पढ़ा होगा कि येलो फ्रूट्स से जो बेसिकली जो विटामिन ए है वो आता है। जी। तो उसमें जैसे मैंगोज हो गए, कैरेट्स हो गई और ये कद्दू हो गए, जी, ऑरेंजेस हो गए, पालक हो गई। जो पालक है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें इतना कुछ है। अगर आप उसको रॉ खाते हैं, अगर आपके घर में उग रही है, तो उसके बराबर कुछ नहीं है। तो येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, इसमें भी जो है विटामिन ए होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आजकल जैसे एनिमल मीट है उसमें होता है, उसमें जो फैट्स होती हैं उनमें होता है। या आजकल जैसे आपने घी देखा, घी को गवर्नमेंट ने कहा है लोगों ओनर्स को जो बनाते हैं उसको कि इसको फोर्टिफाई करो A&D से। सो ये बेसिकली फैट सॉल्युबल होता है और घी टाइप में भी ये होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए एक तो गवर्नमेंट ने ये तरीका निकाला कि घी को फोर्टिफाई कर दो। अगली जो आप बच्चों के बारे में अभी पूछ रहे थे, तो विटामिन ए बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आपने देखा होगा कि विटामिन ए क्या करता है, बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, सेल्स डिवीजन होती है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन बच्चों में, जो बेसिकली उनकी हाइट, उनके सारे ऑर्गन्स की जो फॉर्मेशन है वो विटामिन ए उसमें हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो ब्लाइंडनेस के बारे में। सो जो हमारा नेशनल कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है उसके अंडर ही ये विटामिन ए जो है वो आता है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे रखा है कि नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए, परमानेंट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए, या जैसे बच्चों में मीजल्स हो जाती है तो मीजल्स में ड्राई आई सिंड्रोम होता है कि वो हो जाता है कि आईज ड्राई हो जाती हैं। तो आईज की जो हमारा ये ब्लैक पोर्शन है उसके अगेंस्ट रबिंग होती है। तो ये रबिंग होती है तो वो उस पे स्कार्स प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको कहते हैं कि स्क्रैचेस डाल देते हैं। धीरे धीरे उसमें आपने देखा कई लोगों की आंख वाइट होती है ब्लैक की जगह पे। तो ये बेसिकली अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएं तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि उसकी रैश हुए थे या उसके कभी कोई फॉरेन बॉडी पड़ी या डस्ट चली गई आंख में, तो उसकी रबिंग की वजह से जो कॉर्निया वाइट हो गया। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन ए की डोज बच्चों को दी जाती है। वो भी गवर्नमेंट ने स्पेशली प्रिस्क्राइब कर रखी है। वो सारे जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उनको पता होता है कि कितनी देनी है। सो गवर्नमेंट जो विटामिन ए के ऊपर बहुत सारा जोर लगा रही है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि 9 डोजेज स्टार्ट कर दी न्यूबॉर्न बेबी बर्थ के बाद, जो 9 मंथ का होता है। तो फर्स्ट डोज उसको 1 ml की
उस टाइम दी जाती है, जिसमें कि 1 लाख यूनिट होते हैं विटामिन ए। 1 लाख यूनिट होते हैं, वो 9 मंथ्स पे मिलती है। सो जो लोग प्राइवेटली इम्यूनाइज करा रहे हैं बच्चे, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप गवर्नमेंट सेटअप में आओ तो वहाँ आप आके देखोगे कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी गवर्नमेंट दे रही है उनको। और आजकल हमारा जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी वैक्सीन मेंटेन होती है और बहुत अच्छे जो फ्रिज हैं हमारे, रेफ्रिजरेटर, ILR, डीप फ्रीजर हैं, उनको बहुत अच्छा मेंटेन होता है। और हमारी वैक्सीन पड़ी नहीं रहती, वो तो ख़त्म ही रहती है। जी। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सेटअप की जो वैक्सीन है वो बेस्ट वैक्सीन है। जी। तो इसी में जो विटामिन ए है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर कोई भी उनको ना बताएगा ना देगा विटामिन ए। तो उसमें है 9 मंथ्स पे, जैसे मैंने शुरू किया 1 लाख यूनिट होता है। उसके बाद 5 साल की एज तक हर 6 महीने बाद 2 लाख यूनिट बच्चों को पिलाए जाते हैं 5 साल तक। तो उनके कार्ड पे भी एंट्री होती है, तो बच्चों को टाइम टू टाइम बुला के दी जाती है। जैसे कोई स्लम एरिया होता है, यहाँ कोई रिमोट एरियाज होते हैं, या कई विलेजेस में कैंप्स नहीं लगते, तो वहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, स्पेशल कैंप्स भी लगा देती है विटामिन ए के। तो ये फील्ड में चलते रहते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में भी जैसे स्लम्स होते हैं, उनमें भी कभी कभी अगर हमारी कवरेज लो आती है, तो जितने हमने सोचा कि हमारे एरिया में मान लो 150 बच्चे हैं जैसे 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो बच्चे 150 की जो कवरेज 1/3 रह जाती है। मान लो 50 की कवरेज हुई हमारी विटामिन ए की, फुली इम्यूनाइज्ड जिनको बोलते हैं 5 साल पे जाके, तो हम उसको फिर कैंप्स लगा के उस पे कंप्लीट करते हैं और उनको टाइम टू टाइम आने की एडवाइस करते हैं। सो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, जो नाइट विजन, लो लाइट में भी हम देख सकते हैं, तो वो चीज़ इम्प्रूव करने के लिए हम गवर्नमेंट ने जो विटामिन ए का कराया, ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो एक साथ में जैसे आपको बताया, जो मीजल्स हो जाती है जब बच्चों को, उनके लिए स्पेशल डोजेस, 2 डोजेस 24 आवर्स अपार्ट 2 लाख यूनिट्स की, वो अलग से दी जाती है। तो आई थिंक मैम ये जो आपने बहुत ही सही बात बताई कि आई थिंक, और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो भी इस बात से, उनको भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उनको जागरूकता हुई होगी कि विटामिन ए अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसा कि मैम ने बताया कि मीजल्स हो सकता है, आपकी आईज पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और आप खुद भी इस प्रॉब्लम से ना जूझे, तो आपको विटामिन ए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डाइट में भी ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप उस वक्त नहीं ले पा रहे हैं कोई प्रॉपर डाइट, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो आपकी उस कमी को पूरा कर सके। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे जो बेबीज हैं, आजकल बड़ा फैशन आ गया कि मैं ब्रेस्ट फीड नहीं दे सकती, मेरा तो दूध उतर ही नहीं रहा, ये इसका पेट नहीं भरता। तो ऐसी जो बातें होती हैं वो मदर्स आम OPD में करती हैं। गवर्नमेंट बहुत श्योर मचाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ्स मैक्सिमम देनी चाहिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें वो कुछ होता है जो टॉप फीड में नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि जो टॉप फीड्स देते हैं, कोई भी पाउडर मिल्क आप देते हो, वो एक किस्म का डेड मिल्क है। तो जो लाइव पार्टिकल्स होते हैं जो मदर से आते हैं, एंटीबॉडीज आती हैं, ग्लोबुलिन्स आती हैं, जो प्रोटेक्टिव होती हैं बच्चों को कई सारी डिजीजेस में। उसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि उसका तो एक अलग पूरा टॉपिक है ब्रेस्ट फीड का। तो वो सब चीज मिस हो जाती है बच्चों में। तो कहा जाता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे की फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है। सो उसको एक इम्यूनाइजेशन, एक टीके की बराबरता दी गई है। जो हम बच्चों को DPT, पेंटावेलेंट ऐसे टीके लगाते हैं, उनके बराबर रखा गया है इसको। तो विटामिन ए में भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर मदर फीड देनी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें विटामिन ए स्क्रीट होता है। जो भी अर्ली वीनिंग करते हैं बच्चों की, उनको भी विटामिन ए जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये अकेला विटामिन ए नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कैल्शियम होते हैं, विटामिन होते हैं, हम अभी मैम ये तो देने पड़ते हैं। ये तो मैम बहुत ही हमारा एक वास्ट टॉपिक है। अच्छा, तो डॉक्टर, अगर विटामिन ए जैसे आपने अभी बताया कि कैसे लेना चाहिए और कितना जरूरी है लेना, अगर मान लीजिए डॉक्टर कोई विटामिन ए की डोज उस बच्चे को या किसी भी महिला को जो प्रेग्नेंट है उनको ज्यादा चली जाती है, तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है?
अगर तो 1-2 डोजेज जाती हैं तो उसमें तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं आता, क्योंकि बॉडी अपने आप उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर कई बहुत शौकीन होते हैं, मुझे वीकनेस हो रही है, मेरी टांगें नहीं चल रही, मुझे ये हो रहा है, मैं कमज़ोर होगी, मुझे चक्कर आते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ए के पास जाएंगे, उससे भी मल्टीविटामिन एक कंपनी के लिखवा लेते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, बोन्स वाले के पास जाएंगे, वो अलग से लिख देंगे, थर्ड के पास न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, वो भी लिख देंगे। तो वो क्या होता है, उनको टॉक्सिसिटी हो जाती है। यूजली ये अडल्ट पॉपुलेशन को ज़्यादा होती है कि उनको ज़रा ज़्यादा इच्छा होती है कि बॉडी तो वैसे ही उनकी कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं वैसा ही रहूं। तो वो सब लोगों की जितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं सबकी मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, तो उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है। टॉक्सिसिटी में उनका दिल कच्चा हो सकता है, नौजिया हो सकता है, लूज मोशंस लग सकती हैं, तो ऐसे जो डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, तो ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है जो उनको समझ नहीं आएगी। वो सोचेंगे कि ये मेरी बीमारी का पार्ट है। जी। तो ये तो हो गया अडल्ट। लेकिन जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके लिए जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसमें बच्चों में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो ज़्यादा डोजेस भी ले लेती हैं, कम लेती हैं तो भी हो सकते हैं, ज़्यादा डोज ले लेती हैं तो उसमें भी बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। और जो बच्चों के फेसेस होते हैं उनमें चेंज आ सकती है, उनकी बॉडी बिल्डिंग पुअर होगी, उनका सेल प्रोड्यूसिंग सिस्टम होगा वो वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा और लो बर्थ वेट बेबी पैदा होंगे। तो डॉक्टर ये कहने का मतलब ये है कि हमें सही मात्रा में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। तो एंड में अगर लोग ये लेते ही रहेंगे, हाई डोजेस लेते रहेंगे, तो लिवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है, लिवर डैमेज हो सकता है बाद में, और किडनी की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। पहले टॉक्सिसिटी होती है, मींस उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, फिर उसके बाद उसका भी डैमेज हो जाता है। तो ये यूजुअली अगर कोई बंदा 4000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा लेता है तो ये हो जाती है विटामिन ए की। तो लिसनर्स, जैसा भी डॉक्टर आसवंत ने बताया कि आपको जो इसकी डोजेस जो हैं वो आपको सही मात्रा में लेने की ज़रूरत है, और आप अपने ही आप कुछ डिसाइड मत कीजिए। आई थिंक बेटर रहेगा कि आप डॉक्टर की सलाह लें, वो आपको सही गाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट को एक प्रॉपर डाइट में जिसमें प्रॉपर विटामिन ए होगा वो आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी कितना इम्पोर्टेंट है? विटामिन सी तो मुझे लगता है कि हमारी जो पंजाबी कम्युनिटी है उसमें तो काफ़ी कम होता है। मुझे नहीं लगता मैंने कि विटामिन सी डेफिशिएंसी के कोई केसेस देखे हों, क्योंकि हमारे पंजाब में नींबू का बहुत प्रचलन है, स्कंजवी हम खुद भी पीते रहते हैं, गेस्ट को भी पिलाते रहते हैं, जूसेस पीते रहते हैं ऑरेंजेस के। तो बेसिकली तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि लेमन फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा स्पिनच में हो सकता है, ये जो पीली शिमला मिर्च होती है, लाल शिमला मिर्च होती है, उसमें हो सकता है, कैबेज में हो सकता है। तो ये जो है हमारी फूड में ही होता है, हमारे आसपास ही है। इसकी डेफिशिएंसी होनी ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो लोग अच्छी डाइट नहीं खाते, जो परहेज करते हैं वेजिटेबल्स का खास करके, तो उनमें ये हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी एज में स्कर्वी का कोई जो इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है, तो मैंने कोई खास पेशेंट कोई देखा नहीं। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बच्चे होते हैं उनमें ये हो सकती है, क्योंकि उनकी मदर तो उनका केयर ही नहीं कर रही, जो उसको प्रॉपरली वीन नहीं कर रही, समय पे डाइट नहीं दे रही, तो उनमें ये हो सकता है। लो बर्थ वेट बेबीज में हो सकता है, जो प्री मैच्योर बेबीज हैं उनमें हो सकता है, अगर मदर उनकी केयर नहीं कर रही और टॉप फीड दे रही है तो ऐसे उन लोगों में ये डिजीज स्कर्वी बच्चों में हो सकती है। तो ये जो होता है ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है। वुमेन इसको ले सकती हैं, जितनी मर्जी नींबू स्कंजवी पी सकती हैं, संतरे खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, वो सब में ये होता है। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो डॉक्टर विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है आज के लाइफ में? जो विटामिन डी है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है ये। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी पुराने ज़माने में कहा जाता था, जो इंडियन लोग हैं यहाँ तो सन फ्री में है, तो आप सन में घूम रहे हो। पुराने ज़माने में लोग साइकिल चलाते रहते थे, तो कंपलसरी हो जाता था कि वो सन में घूमेंगे, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। ये कभी नहीं कहा गया था कि इंडियंस को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। मुझे याद है जब मैं
पढ़ती थी MBBS में, तो हमारी बुक में यही लिखा होता था कि यूरोपियंस में होती है, नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के नज़दीक जो रहते हैं उनमें होती है, और अफ्रीकन्स में बहुत कम होती है, इंडियंस में कम होती है। लेकिन आजकल हम जब लेवल करा रहे हैं तो ये बच्चों में भी कम होती है। पुराने ज़माने में मदर्स क्या करती थी, बाहर कोर्ट यार्ड में बैठती थी, बच्चों की मालिश करती थी, धूप में लटाती थी, खुद भी धूप में घूमती रहती थी। तो बच्चों की नेचुरली, जो आप सोर्स की बात करें तो ये नेचुरल सोर्स जो है वो मिल जाता था। हाँ जी। तो एक तो ये नेचुरल सोर्स होता था जो मिल जाता था, एक होता है फूड। हाँ जी। अब क्या हो गया कि मदर्स अंदर रहना पसंद करती हैं, रंग साफ होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी पूछने लग जाती हैं कि इसका रंग कैसे साफ किया जाए, हाँ जी, है ना, इसको क्या सनस्क्रीन लगा लें। खुद भी मुंह के ऊपर कपड़ा लपेट के घूमती रहती है, जो स्कूटर चलाती है। आजकल तो बहुत ज्यादा है डॉक्टर ये कि हर लड़की, आई थिंक अगर हम देखेंगे तो वो अपने मुंह पे पूरे मुंह को जो है वो कवर करके चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 दिन पहले अखबार में भी आर्टिकल आया था इस बारे में कि अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो, मुंह पे कपड़े लगा के घूमते हो, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी है। तो ये पहले पुराने ज़माने में कहते थे कि फीमेल्स में या मेल्स में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, उसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन आजकल हमने अपने आप को घरों के अंदर इतना छुपा लिया कि ये अब न्यूबॉर्न बेबीज से ही स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो पुराने ज़माने में हम पढ़ते होते थे कि बाहरले कंट्रीज में न्यूबॉर्न बेबी जब ही बॉर्न हुआ तो विटामिन डी के ड्रॉप्स देना शुरू कर देते थे। लेकिन आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अब हम जब 1 ईयर के बच्चों के जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर विटामिन डी लेवल करा लेते हैं तो हमेशा ही वो कम होते हैं। तो वो 30 यूनिट्स के करीब होने चाहिए, तो बच्चों में आजकल 10 यूनिट्स के पास आ रहे हैं। तो ऐसी एडल्ट्स फीमेल्स में जो जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं उनको भी इसकी प्रॉब्लम आती है मेनोपॉज के बाद। तो यंग बच्चे जो धूप में घूम सकते हैं वो घूमते नहीं, उनको भी आ जाती है। सो इसका जो मेन जो है, जो विटामिन डी है, जैसे हम जानते हैं कि ये 3 तरह का होता है, D1, D2, D3 जी। तो ये नेचुरली अवेलेबल है, जिसको हम आजकल लेना छोड़ दिया है। फूड में भी हमारी में होता है, जैसे आपको बताया था कि घी में गवर्नमेंट ने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया है विटामिन ए एंड डी, और साथ में जो आप कई जूसेस पीते हैं उनमें भी ये फोर्टिफाइड होता है। नींबू के विटामिन सी के साथ ही उनको दिया जाता है। तो जो ये विटामिन डी होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो बोन की जो मिनरलाइजेशन है, जो कैल्शियम की डेपोजिशन है, वो ज्यादा होगी। वो ज्यादा होगी तो क्या होगा कि बोन्स, आजकल आप बच्चे देखोगे वो साइकिल से गिर गया, फुटबॉल खेल रहा था, उसकी बाजू टूट गई, टांग टूट गई। ये इसी की वजह से हो रही है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स उनको पूरा नहीं जा रहा है। और आपने देखा होगा कि ओल्डर जनरेशन वो बाथरूम में गिर गया, उसका हिप टूट गया, उसकी थाई टूट गई। तो ये सब चीजें जो आती हैं कैल्शियम की कमी से आती हैं, और जो कैल्शियम की कमी है वो डायरेक्टली विटामिन D3 से लिंक्ड है। तो जब मेनोपॉज आ जाता है उस समय भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, और जो कैल्शियम डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है। तो उस एज में जाके भी इसको हम ले सकते हैं। तो एक तो हो गई इसकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन डी का बहुत रोल है। और उसके बाद मैग्नीशियम का वो भी जो एब्जॉर्प्शन होती है, और जिंक की एब्जॉर्प्शन या मैंगनीज की एब्जॉर्प्शन, जो सब इसी की वजह से होती है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और आज हमने जो विटामिन्स के बारे में बात की, विटामिन ए के बारे में बात की, विटामिन सी था, और विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके क्या क्या अगर नहीं लेते क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, अगर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे वो एक आम इंसान है। लेकिन अभी हम शो पर विराम देंगे, लेकिन विराम देने से पहले डॉक्टर, आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि विटामिन्स हमें क्यों लेने चाहिए, और क्या आप उनको कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बैलेंस्ड डाइट खाओ। ये मैं कुछ नहीं कहती, जैसे कि कोई कह देता है कि घी अच्छा होता है, तो सब दुनिया नॉन स्टॉप घी खाना शुरू कर देती है।
किसी में आ जाता है कि ये बेल पत्तर बड़े अच्छे होते हैं, वो उसको एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देता है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना खाओ, हर चीज़ बैलेंस्ड खाओ, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, उसमें वाइटामिन्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो वाइटामिन्स हैं वेजिटेबल्स से आते हैं, आयरन है, मिनरल्स हैं, जो जैसे हमारे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, ये भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए। तो सारा कुछ हमारे आसपास है, हम क्यों किसी चीज़ के पीछे भागे। तो पुराने ज़माने में कितने लोगों को आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट करते थे, प्रेगनेंसी में नहीं करते थे। तो आजकल क्योंकि डाइट ही बड़ी डिफरेंट होगी, हमने ये सब्जी नहीं खानी, वो नहीं खानी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को खुद भी सब कुछ खाना चाहिए और बच्चों को भी सब कुछ खिलाना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, और बैलेंस्ड हो, उसमें फैट भी हो। अगर आप फैट भी बंद कर दोगे, उसका भी बॉडी के ऊपर नुकसान है। तो ऐसे ही विटामिन्स हैं, वो भी हर एज पे खाना चाहिए, खास करके प्रेगनेंसी में, जो कि विटामिन्स डायरेक्टली लिंक्ड हैं बच्चों की एबनॉर्मेलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रेगनेंसी में भी बैलेंस डाइट खाइए। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने विटामिन्स के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सभी लिसनर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच।